welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about matter in our surrounding. Matter, सबसे पहले ये पढ़ते हैं मैटर क्या होता है। कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट मैटर से मिलकर बनती है, यानी कि मैटर को हम समझ सकते हैं वो छोटे से छोटा पार्टिकल जिसकी बहुत सारी यूनिट रिपीट होके एक ऑब्जेक्ट का निर्माण करती है। क्या लिख सकते हैं? मैटर। वो सब्सटेंसेस जो मिलकर किसी ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन करते हैं उसको बोलते हैं मैटर। अब ये मैटर यूजुअली हम तीन तरह के पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट अगर हम थोड़ा सा टाइम में पीछे जाएं तो हमें पढ़ाया जाता था कि मैटर होते हैं 5 तरह के। कौन कौन से? एयर, वाटर, फायर, स्काई। ये 5 फॉर्म्स ऑफ मैटर होती थी। एयर हवा, जिसको आज हम गैस बोल देते हैं। वाटर पानी, जिसको हम आज लिक्विड बोलते हैं। फायर ये भी गैस के अंदर ही आ जाता है, जिसको आग बोला जाता है। स्काई आसमान, सॉलिड मिट्टी। इन 5 तत्वों से मिलकर ही हमारे ह्यूमन बॉडी की फॉर्मेशन होती है। बट इस लेसन में जो हमने टाइप्स ऑफ मैटर पढ़ना है वो 3 तरह का होता है। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड लिक्विड, थर्ड गैस। ये 3 टाइप्स ऑफ मैटर पढ़ने हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सॉलिड से। होता क्या है? पहले थोड़ा सा डायग्राम से समझिए। मान लीजिए ये कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है। तो हमें पता है कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगी वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनेगी। ये उसके अंदर पार्टिकल्स है छोटे छोटे, और हम देख पा रहे हैं कि पार्टिकल्स के बीच में जगह नहीं है, बिल्कुल भी सेपरेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ से क्या सीखने को मिला कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में क्लोजली पैक होते हैं, उनके बीच में सेपरेशन नहीं होती है, ठीक है। जब इनके बीच में सेपरेशन नहीं है, बिल्कुल जगह नहीं है, तो ये मूव भी नहीं कर सकते, ठीक है। मूव नहीं कर सकते तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी जब प्रोड्यूस होती है जब किसी भी मैटर के पार्टिकल्स मूवमेंट में आते हैं, मूव करने लगते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं, स्टेट भी, शेप भी फिक्स होगी इसकी और वॉल्यूम भी फिक्स होगी। सेकंड, पार्टिकल्स के बारे में अभी बताया मैंने, पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे? पार्टिकल्स इन सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड, बिल्कुल चिपके हुए होते हैं एक दूसरे से। थर्ड प्रॉपर्टी जो बताया था, सेपरेशन ना होने की वजह से मूवमेंट नहीं कर सकते। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूवमेंट नहीं कर सकते क्योंकि इनके बीच में सेपरेशन नहीं होती है। फोर्थ पॉइंट, अब अगर इनके मूवमेंट नहीं होगी, पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं होगी, उस वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो
काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, लो होती है, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी सॉलिड की। और क्या हो सकता है सॉलिड के अंदर, एक टर्म आती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। अब देखिए सॉलिड है, पार्टिकल्स चिपके हुए हैं, इनको हमें कैसे ना कैसे अलग करना है। तो अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इनको ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी, गर्म ज़्यादा करना पड़ेगा। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। तो क्या लिखेंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी सॉलिड की। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है हमारा सेकंड स्टेट ऑफ मैटर, जिसको बोलते हैं लिक्विड। लिक्विड डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा। हम माइनर सा डिफरेंस देख पा रहे हैं दोनों के अंदर। सॉलिड के अंदर जो ये पार्टिकल्स थे ये बिल्कुल चिपके हुए थे, बट इसके अंदर कुछ ना कुछ सेपरेशन दिख रहा है। तो सॉलिड के मुकाबले इसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाते हैं। वो चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। पहला, अब क्योंकि इसके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं इसलिए इसकी शेप फिक्स नहीं होगी, ठीक है। वॉल्यूम फिक्स होगी, क्योंकि आप 1 लीटर पानी अगर आपके पास है उसको आप चाहे बोतल के अंदर डाल लो, चाहे आप किसी और कंटेनर के अंदर डाल लो, वो वॉल्यूम में उतना ही रहेगा, बट शेप चेंज कर लेता है वो। आप बोतल के अंदर डालोगे बोतल की शेप ले लेगा, अगर आप किसी और कंटेनर के अंदर डालोगे तो उसकी शेप ले लेगा। तो क्या लिख सकते हैं, फिक्स वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अभी पार्टिकल्स के बीच में क्या आ चुका है, सेपरेशन आ चुका है। तो क्या लिख सकते हैं, पार्टिकल्स इन लिक्विड आर स्लाइटली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मीन्स जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर होते हैं, यानी कि इनके बीच में थोड़ी बहुत सेपरेशन होती है। अब ये जगह बनने की वजह से ये मूव कर सकते हैं। ये पार्टिकल्स इस तरफ भी मूव कर जाएगा, इस तरफ भी कर जाएगा, यहाँ पे भी मूव कर जाएगा, इसके पास जगह है, ये हिल सकता है पार्टिकल। तो क्या लिखेंगे, पार्टिकल्स इन लिक्विड can move due to some separation। लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे सेपरेशन होने की वजह से वो मूव करने लग जाएंगे, और जब मूव करेंगे तो कहीं ना कहीं पे काइनेटिक एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। तो फोर्थ पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि ड्यू टू movement of particles kinetic energy of liquid is higher than solid। मोशन में थे पार्टिकल्स, मोशन में होने की वजह से कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो सॉलिड के मुकाबले इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब सॉलिड था, सॉलिड को लिक्विड में लाने के लिए हमने हीट दी, फिर लिक्विड से गैस में लाने के लिए और हीट दी, बट ये तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, तो कहीं ना कहीं एक स्टेट का फर्क पड़ गया हमारे पास। इसलिए सॉलिड के मुकाबले लिक्विड की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू
solid but high melting point and boiling point as compared to गैस। गैस के मुकाबले ज़्यादा होगा बट सॉलिड के मुकाबले कम होगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लिक्विड के बारे में जिनको हमें पढ़ना था। अब थर्ड स्टेट ऑफ मैटर आती है हमारी, जो है गैस। थर्ड पढ़ते हैं हम गैस। इसका भी डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। लिक्विड के मुकाबले पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन और ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि और ज़्यादा जगह बन गई है। ठीक है, अब इसके बारे में क्या क्या पढ़ सकते हैं हम? देखिए, जितना ज़्यादा सेपरेशन हुआ है उसके हिसाब से ना तो इसकी शेप फिक्स रहेगी क्योंकि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, और ना इसकी वॉल्यूम फिक्स रहेगी। तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट शेप और वॉल्यूम फिक्स नहीं है। तीसरी चीज, इनके पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन हाईएस्ट है। तो क्या लिखेंगे? पार्टिकल्स इन गैस आर हाईली अपार्ट फ्रॉम ईच अब क्योंकि सेपरेशन बढ़ी है तो सेपरेशन की वजह से इनका मोशन भी बढ़ेगा क्योंकि इनके पास जगह ज़्यादा है। अब लिक्विड में अगर बात करें तो एक पार्टिकल के पास इतनी जगह थी जिसमें मूव कर सकता था, बट इस पार्टिकल के पास देखिए कितनी जगह है, तो ये और ज़्यादा तेजी से मूव करेगा जिसकी वजह से मोशन बढ़ेगा। तो क्या लिख सकते हैं? पार्टिकल्स इन गैस आर हाईली मूवेबल, मूव कर सकते हैं पार्टिकल्स के। फोर्थ, अब जितने ज़्यादा हाईली मूवमेंट करेंगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले गैस सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। ड्यू टू हाईली मूवमेंट ऑफ particles, kinetic energy of gas is higher as compared to solid and liquid। अब इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? अब देखिए, ये ना तो सॉलिड है ना ही लिक्विड है, इसका मतलब हमें स्टेट चेंज नहीं करनी है। ये तो ऑलरेडी गैसेस फॉर्म में है, पार्टिकल्स पहले से ही दूर दूर हैं, तो इनको हमें ब्रेक तो करना ही नहीं है। इसका मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इनका बिल्कुल कम होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी लो as compared to solid and liquid। ये प्रॉपर्टी है हमारी गैस की। ठीक है, अब 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हम पढ़ चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हमने यहाँ से जान लिया कि सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं, लिक्विड वाले में थोड़ा सा सेपरेशन होता है और गैस वाले में बहुत ज़्यादा सेपरेशन होता है। अब इसके बाद जो इनके पार्टिकल्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा।
क्या प्रॉपर्टीज होंगी। अब क्योंकि ये पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज हैं तो पार्टिकल के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था, वो सब चीजें। फर्स्ट, कोई भी मैटर हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तीनों के ही पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो क्या लिखेंगे, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, समटाइम्स हम इनको नेक्ड आई से भी नहीं देख पाते हैं, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का हेल्प लेना पड़ता है। सेकंड, अब इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझते हैं, एक पार्टिकल अपने साथ उसके साथ में जितने भी लगते पार्टिकल्स हैं उनको अट्रैक्ट करने का काम करेगा, उनको अपनी तरफ खींचने का काम करेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनमें, ठीक है। Particles of matter have a force of अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने पार्टिकल्स में पढ़ा, सॉलिड लिक्विड गैस में इसके बारे में हमने जिक्र ही नहीं किया। तो अब पढ़ते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में मैक्सिमम होगा। क्यों होगा, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो हम पढ़ के आए हैं बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। लिक्विड वालों में थोड़ी सी सेपरेशन आ जाती है तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, और गैस वाले में तो बिल्कुल ही कम। तो अगर इसका एक ऑर्डर लिखा जाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का तो क्या होगा, सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा, उससे कम लिक्विड और सबसे कम गैस, उसके बाद थर्ड हमने ये पढ़ा है कि उनकी मूवमेंट होती है, पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है। तो क्या लिखेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं मैटर के पार्टिकल्स। अब सॉलिड के केस में हमने ये पढ़ा था कि उनके बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं, तो वो मूव कैसे करेंगे, उनके बीच में तो सेपरेशन ही नहीं होता है। बट वाइब्रेटिंग फैक्टर वहाँ पे भी काम करता है, थोड़ा बहुत तो सेपरेशन जरूर होता है सॉलिड पार्टिकल्स में भी, इसलिए सॉलिड के पार्टिकल भी थोड़ा बहुत वाइब्रेट जरूर करेंगे, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी, और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं, टाइनी पार्टिकल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, मूवमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। और क्या होगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ना उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है, थोड़ा बहुत स्पेस जरूर मिलेगा, जो हमने इसमें पढ़ा है। अब वो मूव इसीलिए तो कर पाएंगे क्योंकि बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होगा, अदरवाइज मूवमेंट कैसे होगी, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी मैटर के पार्टिकल्स की। अब कुछ टर्म्स आती हैं, उन टर्म्स को पढ़ते हैं। स्टार्टिंग करेंगे शेप। अब सॉलिड लिक्विड गैस में पढ़ तो लिया, शेप फिक्स होती है नहीं होती है, बट ये एक्चुअल में होता क्या है शेप, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं जिसकी डेफिनेट बाउंड्रीज होती हैं। एक ही पॉइंट इनफ है, मतलब कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट जिसकी डेफिनेट बाउंड्री होगी। फॉर एग्जांपल आप कोई भी सॉलिड चीज लेके देख सकते हो, आपकी बुक होगी, डस्टर होगा क्लासरूम में, कोई भी दीवार होगी, उसकी निश्चित मेजरमेंट होती है, डेफिनेट बाउंड्री होती है, उसको हम शेप बोलते हैं, ठीक है।
उसके बाद फ्लूइडिटी, ये क्या होता है, ये टर्म यूज होती है लिक्विड के अंदर, ठीक है। अब लिक्विड बहुत तरह का होता है, एक इसके बाद जो टॉपिक करेंगे वो होगा डेंसिटी, उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्लूइडिटी होता है कोई भी लिक्विड कितना इजीली फ्लो कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास वाटर है, एक हमारे पास ऑयल है और एक हमारे पास टूथपेस्ट है। तो देखिए वाटर है वो इजीली फ्लो कर जाएगा, क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। ऑयल डेंसिटी ज़्यादा है। वैसे अगर मैं बात करूँ तो ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम होती है, ठीक है, बट वाटर इजीली फ्लो कर जाता है, ऑयल फ्लो नहीं कर पाता। और इनके कंपैरिजन में टूथपेस्ट होता है वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच शोज हाउ अ लिक्विड कैन इजीली फ्लो, ठीक है। मतलब एक लिक्विड की वो प्रॉपर्टी जो हमें ये बताती है कि एक लिक्विड कितना इजीली फ्लो कर सकता है, उसको बोलते हैं फ्लूइडिटी। थर्ड हमारी टर्म है, उसको बोलेंगे डेंसिटी। हिंदी में बोलते हैं घनत्व। तो डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी कहलाता है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। इसकी SI यूनिट क्या रहने वाली है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट जो फैक्टर काम करता है वो काम करता है रेजिडिटी। रेजिडिटी मैटर की वो प्रॉपर्टी होती है जो मैटर को उसकी ओरिजिनल स्टेट में, ओरिजिनल पोजीशन में बनाए रखने में हेल्प करती है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है तो वो सॉलिड में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फैक्टर काम नहीं करता। इसका मतलब सॉलिड है, जब तक आप उसके ऊपर कोई टेम्परेचर नहीं लगाओगे, प्रेशर नहीं लगाओगे, तो वो सॉलिड में ही रहेगा, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, मैटर के पार्टिकल्स को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में बनाए रखने में जो प्रॉपर्टी काम करती है उसको बोलते हैं रेजिडिटी। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो टर्म आने वाली है इसका यूज हम कहीं ना कहीं फिजिक्स में भी करते हैं, ठीक है। तो टर्म का नाम है काइनेटिक एनर्जी। बहुत ज़्यादा यूज होने वाले टर्म है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो मूवमेंट करें, जितनी स्पीडली वो मूव करेंगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो क्या लिखिए, एनर्जी प्रोड्यूस बाय मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यानी कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उनके मोशन में आने की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। अब क्वेश्चन ये आता है कि काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन सी स्टेट करेगी, सॉलिड करेगी, लिक्विड या गैस। अब हमने यहाँ पे डेफिनेशन में पढ़ा कि मोशन होना चाहिए पार्टिकल्स का। अब क्या सॉलिड में पार्टिकल्स मूव कर पाते हैं, नहीं कर पाते। लिक्विड में थोड़ा बहुत मूव कर पाते हैं, गैस में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती है।
तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के ऑर्डर की बात करूं तो सबसे ज़्यादा होता है गैस, आफ्टर दैट लिक्विड, एंड सबसे कम होता है सॉलिड के अंदर। तो ये कुछ टर्म्स थी जिनका यूज हमने इस चैप्टर में करना है। सिर्फ 2 टॉपिक्स बचे अब हमारे। अब समझते हैं कन्वर्जन, टेम्परेचर को कन्वर्ट कैसे किया जाए। हमारे पास 2 टेम्परेचर हैं इस लेसन में, एक है हमारा सेल्सियस और एक है हमारा केल्विन। ठीक है, समझने वाली बात ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के इक्वल होता है। ये रिलेशन अगर याद होगा तो हम इस कन्वर्जन को बिल्कुल इजीली समझ पाएंगे, कुछ भी नहीं करना होता। बट अब देखिए ध्यान से, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। अगर मैं आपको बोलूँ कि 25 डिग्री सेल्सियस में हाउ मच केल्विन, तो मैथ्स की तरह नहीं करना है बिल्कुल। मैथ्स में आप लोग क्या करते हो, मान लो यहाँ पे 0 ना होकर 1 होता, 1 का 25 बनाने के लिए आप क्या करते, दोनों तरफ 25 से मल्टीप्लाई करते। बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है। अगर सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है, आप 273 प्लस कर दो, दैट्स इट। ठीक है, अगर आपको, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेल्सियस से केल्विन के अंदर चेंज करना है 273 प्लस कर दीजिए। अगर केल्विन से सेल्सियस में निकालना है तो 273 माइनस कर दीजिए। बस ये 2 पॉइंट ध्यान में रखो, कन्वर्जन हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मान लो मेरे को दे रखा है 28 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मेनी केल्विन। अब सेल्सियस से केल्विन में बढ़ाना है, और केल्विन में अभी मैंने बताया जस्ट कि प्लस होता है, और प्लस और माइनस एक ही टर्म होती है 273। तो 28 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 28 प्लस 273 केल्विन। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका मतलब 28 डिग्री सेल्सियस 301 केल्विन के इक्वल होगा। सिंपल। एक और देख लेते हैं, मान लो आपको दे रखा है 373 केल्विन इज इक्वल टू हाउ मेनी सेल्सियस। इसको कैसे करेंगे, अब ये उल्टा हो गया, पहले सेल्सियस से केल्विन में चेंज करवा रहा था, इस बार केल्विन से सेल्सियस में चला गया। क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो पढ़ा था वही अप्लाई करो। क्या करेंगे, अब हमें इतना तो पता होना चाहिए कि बड़ी में से छोटी घटाएंगे या छोटी में से बड़ी। अब अगर आप 273 माइनस 373 करते हो तो वो तो बात ठीक नहीं, इसका मतलब मैथ पे बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है आपको। ठीक है, तो मैथ्स पे वर्क करिए अपना। बड़ी टर्म को पहचानना है, बड़ी टर्म 373 है, इसमें से छोटी को घटाना है। तो कैलकुलेट करने के बाद आंसर क्या आता है हमारा, 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर सेल्सियस में बता दिया जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बट केल्विन में नहीं बताते। तो हमें याद रखना होगा 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन दोनों ही सेम टेम्परेचर होता है, और दोनों ही बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहलाते हैं। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं लेसन के। फिर भी अगर कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो पाया है, समझ में नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, वहाँ पे कमेंट करें, कमेंट पढ़ के उसका रिप्लाई किया जाएगा। लास्ट टॉपिक आता है हमारा इवेपोरेशन। ये क्या होता है, छोटी क्लासेस में पढ़ा, सनलाइट वाटर के ऊपर गिरी, वाटर वेपर बन गए और वो हवा में ऊपर उड़ गए, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। बात तो चलो कहीं ना कहीं ठीक है, चीज़ वही है, बट थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं इसको। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड वेपराइज ड्यू टू एक्शन ऑफ
या फिर यहाँ पे सनलाइट का यूज भी कर सकते हैं। एंड मेक्स सराउंडिंग, ठीक है। लिक्विड के पार्टिकल हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं हीट इफेक्ट करेगी, और हीट की वजह से वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में वेपर बनेगी उतना ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट आएगा किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। जिस ऑब्जेक्ट के अंदर से वाटर वेपर बन के ऊपर उड़ेगा, रिलीज होगा वेपर्स, उतना ही ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ से कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते देखिए। पहला क्वेश्चन कि गर्मियों में मटके के अंदर पानी क्यों रखा जाता है, अर्दन पोट जिसको बोलते हैं, उसके अंदर पानी क्यों रखा जाता है। रीज़न, जो हमारा मिट्टी का घड़ा होता है उसके अंदर होते हैं छोटे छोटे पोर्स। वो पोर्स क्या करेंगे, पानी जो लिक्विड है ना, इस लिक्विड को वेपराइज करके बाहर निकालेंगे। और जैसे ही ये गर्म पानी का जो गर्म हिस्सा है वो बाहर निकलेगा उन पोर्स से, कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। इसलिए घड़े के अंदर पानी ठंडा होता है। फिर आप बोलोगे सर वो तो कुछ टाइम के लिए ही होता है, 3-4 महीने बाद तो घड़े में पानी गर्म हो जाता है। उस टाइम क्या फैक्टर काम करता है, उस टाइम होता है कि जो उस घड़े के अंदर पोर्स होते हैं वो भर जाते हैं, वेपर्स को बाहर नहीं आने देते, जिस वजह से पानी जैसा आप डालोगे वैसा ही रहता है। इनफैक्ट कभी कभी तो गर्म भी हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि डेजर्ट कूलर जितना ज़्यादा ड्राई डे होगा, मतलब जितना ज़्यादा सूखा दिन होगा, उतनी ज़्यादा ठंडक पैदा करता है। क्यों, वही बात है। अब कूलर के अंदर जो पानी डाला हुआ है आपने, वो कहीं ना कहीं से गर्मी निकाल के वेपराइज कर देगा और कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अब ये तो थे प्रैक्टिकली जिसको हम समझ सकते हैं कि हाँ भाई गर्म वाली वेपराइज ऊपर होगी और नीचे हमें कूलिंग इफेक्ट मिल गया। बट अगर मैं केमिकल्स की बात करूँ, जैसे एसीटोन होता है, एसीटोन को जब आप अपनी हाथ के ऊपर रखते हो, अपनी हथेली के ऊपर रखते हो, पाम के ऊपर रखते हो, तो क्या होता है, रखने के बाद है ना वो कूल कर देता है हमारी हथेली को। क्या होता है, सेम यही फैक्टर होता है उसके लिए। ऐसा कुछ क्वेश्चन आप बुक में भी देखोगे कि एसीटोन कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस क्यों करता है जब हम उसको हथेली के ऊपर रखते हैं। इसीलिए करता है क्योंकि जो हमारे हथेली के ऊपर जो वेपर्स होते, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं ना सराउंडिंग में, उनको वेपराइज कर देता है, और वेपराइज करने के बाद कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से हमारी हथेली ठंडी हो जाती है। ऐसा ही इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि उनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। गर्मियों में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और पसीने को कैसे ना कैसे हमें वेपराइज करना पड़ेगा। अगर उस टाइम पे आप ऊन के कपड़े पहनोगे तो क्या होगा, वो पसीना वेपराइज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारे पोर्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे और हमें पसीना बाहर नहीं आएगा। तो ये सब टॉपिक्स क्लास 9th के फर्स्ट लेसन के थे, जो कि था हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग। कोशिश करी है हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करने की। फिर भी अगर कोई टॉपिक स्किप होता है तो उसके लिए एक अलग से वीडियो आ जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम सपोर्ट बनाए रखें ताकि ऐसे ही और वीडियोज़ आपके साथ शेयर होते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।